जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत है। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें कि कवर होते हैं सेक्शन 125 से लेकर 128 तक। कल हमने आपको सेक्शन 125 करवा दिया था, जिसके कि यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम सेक्शन 126 से लेकर 128 तक कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 126 प्रोसीजर। तो बेसिकली सबसे पहली बात यही है कि सेक्शन 126 बात किस बारे में करता है। सेक्शन 126 बात करता है प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर यानी जो केस के लिए जो क्लेम करना है, इस मेंटेनेंस के लिए जो क्लेम करना है, किसी को भी, वाइफ को करना है, चिल्ड्रन को करना है या पेरेंट्स को करना है, तो वो केस कहाँ पर फाइल करेंगे, कहाँ की कोर्ट में करेंगे। तो सेक्शन 126 उसके बारे में बात करता है। तो सब सेक्शन 1, प्रोसीडिंग अंडर द सेक्शन 125 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट where he or his wife resides, where he last resided with his wife, or as the case may be with the mother of the illegitimate child। सबसे पहले आता है क्लोज ए। क्लोज ए बात करता है जहाँ पर भी वो पर्सन रहता है जिसकी लाइबिलिटी बनती है क्लेम देने की, वो जहाँ पर भी रहता है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आने वाली JMIC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट के अंदर केस किया जा सकता है। सेकेंड है क्लोज बी। क्लोज बी में क्या है, वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड, यानी कहने का मतलब है जहाँ वो रहता है या तो वहीं पे कर दे, या फिर जहाँ पर उसकी वाइफ रहती है तो वो वहाँ पर भी क्लेम कर सकती है, वहीं की कोर्ट के अंदर क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट आता है वेयर ही लास्ट रिसाइड डिड विद हिज वाइफ, यानी कहने का मतलब है कि अब मान लीजिए कि भाई, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एक व्यक्ति है जो कि अपनी वाइफ के साथ दिल्ली में रह रहा था, लेकिन दिल्ली में रहने के बाद अब क्या किया, वो कनाडा चला गया। कनाडा जाने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद वो चाइना चला गया। उसने अपनी वाइफ को अब छोड़ दिया है। अब वाइफ कहीं और रह रही है वो, और हस्बैंड कहीं और रह रहा है। लेकिन अब आप क्लेम करोगे तो वो कहाँ पर करोगे। क्लेम करने का जो आपका राइट है वो बनता है वेयर लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ, जहाँ पर वो दोनों इकट्ठे रहे थे एक साथ में, और वो भी विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। इंडिया के अंदर जहाँ पर रहे थे। आप ये नहीं कह सकते कि अभी लास्ट हम चाइना के अंदर इकट्ठे रहे हैं, तो मैं जो इससे चाइना से पहले हम ऑस्ट्रेलिया में रहते तो मैं ऑस्ट्रेलिया में केस करूँगी या फिर कनाडा में करूँगी, तो आप वहाँ पर नहीं कर सकते। आपको केस करना पड़ेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, क्योंकि इससे बाहर का इंडिया की जो कोर्ट है JMIC की, उसका या फिर इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है। तो आप सिर्फ कहाँ पे कर सकते हो केस, इंडिया के अंदर जहाँ पर भी वो दोनों एक साथ रहे हैं वहाँ पर क्या किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। या फिर इन द केस ऑफ द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, एक मदर है जो कि अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड, उसका जिस बच्चे को नाजायज बोला जाता है, इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसके लिए क्लेम करना, उसके बिहाफ पे क्लेम कर रही है, तो वो कहाँ पे करेगी, इलेजिटिमेट चाइल्ड के बिहाफ पे, जहाँ पर भी वो इलेजिटिमेट चाइल्ड रहता है या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर है, अपनी मदर के साथ अगर वो चाइल्ड रहता है तो वो जहाँ पे भी उसकी मदर रहती है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में आने वाली JMIC की कोर्ट में वहाँ पर केस कर सकता है। नेक्स्ट आता है all evidence in such proceeding shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his proposal attendance in dispense with in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases। ये बात करता है जनरली, ये जो सबसेक्शन 2 है ये बात करता है एविडेंस रिकॉर्डिंग के बारे में, कि इस केस से रिलेटेड जो भी एविडेंस रिकॉर्ड होंगे वो किसकी प्रेजेंस में होगी, शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट वूम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज टू बी मेड। जिस बंदे के खिलाफ, जिस बंदे की लाइबिलिटी, यानी जिस बंदे की लाइबिलिटी बनती है मेंटेनेंस देने की, उस बंदे की प्रेजेंस के अंदर ही एविडेंस रिकॉर्ड होंगे। अगर बाई चांस वो बंदा खुद नहीं पहुंच सकता एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए, पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस विद
इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर, अगर वो खुद नहीं आ सकता तो उसका वकील है, जो उसके वकील की प्रेजेंस के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड होंगे। और जो एविडेंस को रिकॉर्ड करने का जो तरीका होगा क्या होगा, शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सम्मन केसेस, जो तरीका सम्मन केसेस के अंदर एविडेंस रिकॉर्डेड करने का होता है वही तरीका यहाँ पर अपनाया जाएगा। अब सम्मन केसेस क्या होते हैं, सम्मन केसेस वो होते हैं जिसमें सज़ा का प्रावधान 2 साल या 2 साल से कम का होता है। और सम्मन केसेस डिफाइन कहाँ पे किए गए हैं, सेक्शन 2W ऑफ द CRPC, वहाँ पे सम्मन केसेस डिफाइन किए गए हैं। तो सम्मन केसेस के तरह ही एविडेंस रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट आती है इसकी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear the determine the case ex parte and any order so made be set aside for good cause shown on any application made within 3 months for the date thereof subject to such term including terms as to payment of cost of the opposite party as the magistrate may think just एंड प्रॉपर। तो इसमें बात होती है कि यदि वो बंदा अपना विलफुली तरीके से, विलफुली का यानी अपनी मर्जी से जानबूझकर ही कोर्ट को काम को देर करवाने के लिए या फिर मेंटेनेंस ना देने के इरादे से क्या कर रहा है, विलफुली अवॉइडिंग द सर्विसेज और विलफुली नेग्लेक्टिंग टू अटेंड द कोर्ट, कोर्ट में जानबूझकर पेश नहीं हो रहा है। और इस बात से मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है वही जिस पर्सन के अगेंस्ट वूम एन ऑर्डर टू पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड, जिस बंदे के खिलाफ ये ऑर्डर प्रपोज्ड किया गया है, अगर वो जानबूझकर कोर्ट में नहीं आ रहा है ताकि एविडेंस रिकॉर्ड कराने में देरी हो सके, टाइम निकाला जा सके या फिर मेंटेनेंस ना देनी पड़े, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट एक्शन कर सकती है। और एक्शन में क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू हियर डिटरमाइन एंड डिटरमाइन द केस एक्स पार्टी, तो वो क्या कर देता है, उसको एक्स पार्टी कर देगा। और एक्स पार्टी के केस में क्या होगा, उसको एक्स पार्टी करने के बाद उसकी बिना मौजूदगी, उसकी मौजूदगी के बिना ही एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएंगे और कोर्ट का प्रोसीजर आगे स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्डर सो मेड में सेट असाइड फॉर गुड कोज शोन ऑन एन एप्लीकेशन, लेकिन अब क्या होता है कि वो बंदा कुछ टाइम के बाद आता है और कहता है कोर्ट को, गुड कोज दिखा देता है। भाई गुड कोज दिखाने का मतलब भाई मैं किसी एक जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से कोर्ट में अपीयर नहीं हो सका, अगर वो ऐसा शो कर देता है कोर्ट को और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि उसकी प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी ऑन एन एप्लीकेशन, उसको क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो उसको एप्लीकेशन किस चीज़ की लगाएगा, वो एक्स पार्टी को तुड़वाने की, एक्स पार्टी को तुड़वाने के लिए वो एप्लीकेशन लगाएगा और उसका रीज़न क्या देगा, एक गुड कोज। गुड कोज में ऐसा कोई भी कोज हो सकता है जिससे कि कोर्ट सेटिस्फाई हो सके कि इस बंदे का कोर्ट में ना आने का कारण एक जेन्युइन था। तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी एक्स पार्टी को तोड़ देगी। एक्स पार्टी तोड़ने के बाद उसको नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा, एक्स पार्टी उसकी टूट जाएगी। लेकिन उसको साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, और इसका टाइम पीरियड रहेगा सबसे पहले विदिन 3 मंथ, उसको ये एक्स पार्टी तड़वाने का टाइम मिलेगा 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर अंदर उसे ये एक्स पार्टी तड़वानी पड़ेगी। लेकिन उसको साथ में क्या करना पड़ेगा, सच टर्म इंक्लूडिंग टर्म एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी एज द मैजिस्ट्रेट में थिंक जस्ट एंड प्रॉपर। और उसको इस कारण की वजह से, ये कोज करने की वजह से क्या करना पड़ेगा, एक्स पार्टी तोड़वाने के लिए उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी 3 मंथ के अंदर अंदर और एक गुड रीज़न देना पड़ेगा और साथ में एक फ़ाइन के तौर पे अमाउंट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, वो अपोजिट पार्टी, सामने वाली पार्टी को क्या देना पड़ेगा, थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा, थोड़ी पेमेंट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है कि भाई वो पेमेंट कितनी हो सकती है। द कोर्ट in dealing with application under section 125 shall have power to make such order as to cost as may be just, order as to cost as may be just। कोर्ट की जितनी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, उस टाइम पीरियड के हिसाब से जितना कोर्ट
अपने हिसाब से सही समझेगी, कोर्ट उतना ही पेमेंट के लिए बोल सकती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेक्शन है अल्टरनेशन इन अलोवेंस। ये सेक्शन बात करता है कि जब कभी किसी को मेंटेनेंस के लिए अवार्ड हो जाती है, मेंटेनेंस क्लेम की थी किसी ने और उसको मेंटेनेंस मिल रही है, अब सरकमस्टांसिस चेंज हो सकते हैं, दोनों की कंडीशन में चेंज आ सकता है, या तो पति की कंडीशन में आ सकता है या वाइफ की आ सकता है, या फिर बच्चों की या फिर पेरेंट्स की। तो इस कंडीशन में हर कोई चाहेगा, पति हमेशा ये चाहेगा कि उसको है ना मेंटेनेंस के तौर पे कम पैसे देने पड़े जितने वो पहले दे रहा था, ताकि वो उसे कम पैसे देने पड़े। और वाइफ है, चिल्ड्रन है या फिर पेरेंट्स है जो कि मेंटेनेंस ले रहे थे, वो क्या चाहेंगे कि उन्हें और पैसे मिल जाए। तो वो किन आधार पर अल्टरनेशन ऑफ द अलाउंस करवा सकते हैं, तो उसके क्या आधार रहेंगे, ऑन प्रूफ ऑफ चेंज इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ एनी पर्सन। यहाँ पे क्या बात की हुई है, एनी पर्सन, और क्या चेंज होना चाहिए, ऑन प्रूफ करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, चेंज इन द सर्कमस्टांसिस चेंज हो चुके हैं। अगर कोई भी बंदा क्या करता है, ये साबित कर देता है कि सर्कमस्टांसिस चेंज हो चुके हैं, सर्कमस्टांसिस यानी जिस टाइम पे मेंटेनेंस अवार्ड हुई थी उस टाइम पे जो कंडीशन थी, अब वो कंडीशन चेंज हो चुकी है, या फिर वो सर्कमस्टांसिस उस टाइम थे अब वो चेंज हो चुके हैं, तो उस हिसाब से अल्टरनेशन बनता है इस टाइम। तो और एनी पर्सन यानी ये चाहे तो हस्बैंड भी लगा सकता है इसकी एप्लीकेशन, ये चाहे तो वाइफ, चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स कोई भी लगा सकता है। रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 ए मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। अब वो चाहे मेंटेनेंस थी या फिर और इंटरिम मेंटेनेंस है। अगर आपको इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में नहीं पता है तो वो आप सेक्शन 125 को रेफर कर सकते हैं, उसमें इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में हमने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया हुआ है। और ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन टू पे मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर एज द कोज मे बी मैजिस्ट्रेट में सच अल्टरेशन एज ही थिंक फिट इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस मे बी। तो इसमें क्या होगा कि जो मेंटेनेंस का जो अल्टरनेशन होगा किस आधार पे होगा, एज थिंक फिट, ही थिंक्स फिट, जितना कोर्ट को सही लगेगा उस आधार पे क्या कर सकती है कोर्ट, उतना ही अल्टरनेशन कर सकती है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि जिससे आपको सही समझ आ सके, तो वो होंगे कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। आप मान लीजिए एक हस्बैंड है, हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड ने मेंटेनेंस देने के लिए लाइबिलिटी थी एक हस्बैंड की अपनी पत्नी को मेंटेन करना, और उसने पत्नी ने उसको मेंटेनेंस के लिए अपील लगाई और उसने मेंटेनेंस देना स्टार्ट कर दिया। उसने मेंटेनेंस देना स्टार्ट किया 10,000 रुपये पर मंथ। लेकिन अब 2-3 महीने या फिर 2-3 साल बाद क्या होता है कि पत्नी अब कमाने लगी है, क्योंकि जिस टाइम पे मेंटेनेंस अवार्ड हुई थी उस टाइम पे पत्नी का कोई भी दूसरा सोर्स नहीं था जिससे कि उसको पेमेंट आ रही थी या फिर उसको कोई फाइनेंशियली उसको प्रॉफिट हो रहा था। तो लेकिन अब क्या हुआ, पत्नी ने अपना थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया है जिसकी वजह से उसको है ना पेमेंट आने लग गई है। तो अब पति कहता है कि भाई अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, जिस टाइम पर कोर्ट ने मेंटेनेंस अवार्ड की थी उस टाइम पर मेरा जो खर्चा बांधा गया था उस कंडीशन के हिसाब से 10,000 रुपये बांधा गया था, लेकिन आज पत्नी खुद ही 5-10 हज़ार रुपये तो वो खुद कमा रही है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे कंपनसेशन दिया जाए और मेरे मेंटेनेंस के पैसे ये कम किए जाए। तो कोर्ट क्या कर सकती है, अगर वो व्यक्ति प्रूफ कर देता है कि हाँ भाई वो कमा रही है और उसके डॉक्यूमेंट है या फिर उसका कोई प्रूफ है वो सामने रखता है कोर्ट के, तो कोर्ट उस पे उसकी मेंटेनेंस उन प्रूफ के आधार पर उसकी मेंटेनेंस को कम कर सकती है। उसको 10,000 की बजाय 8,000, 7,000 या 9,000 या 5,000 रुपये के लिए बोल सकती है। और दूसरा केस क्या होता है, अब पत्नी जो कि मेंटेनेंस ले रही थी, मान लीजिए वो 10,000 रुपये ही ले रही थी, लेकिन अब उसके सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। सर्कमस्टांसेस चेंज क्या हुए हैं, या तो पति की आय बढ़ गई है, पहले पति कमाता ही 20,000 था लेकिन अब उसकी सैलरी हो चुकी है 30,000 रुपये। तो अब पत्नी कह सकती है भाई अब मेरे खर्चे भी बढ़ चुके हैं और सामने वाले की, मेरे हस्बैंड की, उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है, तो आप मेरे खर्चों को देखते हुए मेरा मेंटेनेंस का जो
अमाउंट है वो इंक्रीज़ किया जाए, उसको इन्हेंस किया जाए, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको 10 की बजाय 12, 13, 14 या 15,000 तक कर सकती है अपने बिहाफ पर। लेकिन इसमें मेन ग्राउंड्स कौन से है, प्रूफ, ऑन प्रूफ, ये प्रूफ करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को जो अल्टरनेशन के लिए डिमांड कर रही है। इन द चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ अ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, की सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के, या तो उसके खुद के हो चुके हैं या फिर सामने वाले के हो चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सबसेक्शन 2, वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट इन consequence of any decision of a competent civil court any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel or order or as the case may be vary in the same accordingly। इसमें क्या होगा, कोर्ट के पास पावर है अब कि वो उसको ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है, शैल कैंसिल यानी करेगी, अगर उसको सेटिस्फाई होती है कोर्ट तो कोर्ट क्या करेगी, वो ऑर्डर कैंसिल कर देगी अगर वो सेटिस्फाई होती है। जो ऑर्डर, किस ऑर्डर की बात हो रही है, जो ऑर्डर कहाँ पे दिया गया था, ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 के अंदर जिसको भी मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया था, इस सबसेक्शन के हिसाब से वो ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है अगर सर्कमस्टांसिस चेंज होते हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा सबसेक्शन 3, वेयर एनी order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall if he is satisfied that। तो सबसेक्शन 3 है जो बेसिकली बात करता है सबसेक्शन 3 कि अगर कुछ कंडीशन है जो कि फुलफिल होती है तो उस आधार पर उन कंडीशन में जो पत्नी को मेंटेनेंस दी गई थी वो बिल्कुल ही कैंसिल की जा सकती है, नल की जा सकती है। अब पति को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा अपनी पत्नी को, अगर कुछ कंडीशन से मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या आती है, क्लोज ए में आती है सबसे पहले, अ वुमन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड कैंसल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ हर रीमैरिज। अगर एक वाइफ है, उसने मेंटेनेंस लेने के बाद क्या कर, उसने डिवोर्स लेने के बाद जो मेंटेनेंस फाइल की थी, अब वो मेंटेनेंस ले रही थी, लेकिन मेंटेनेंस लेते लेते उसने क्या कर लिया है, रीमैरिज कर लिया। डिवोर्स ले लिया था, मेंटेनेंस उसकी आ रही थी, लेकिन अब उसने क्या कर लिया, रीमैरिज कर लिया किसी और व्यक्ति के साथ। तो आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड, डिवोर्स के बाद रीमैरिड हुई है, और कैंसल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ हर रीमैरिज, जिस दिन उसने मैरिज की है, जिस दिन का उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, उस डेट के बाद उसकी सारी की सारी जो मेंटेनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्लोज बी, द वुमन हैज़ बिन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड दैट सी हैज़ रिसीव्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ the said order whole of the sum which under the customary or personal law applicable to the parties has payable on such divorce cancel such order। यहाँ पे बात होती है कि जैसे कि कस्टमरी होते हैं, जैसे कि कस्टमरी में आप कह सकते हैं मेहर की रकम होती है, जो कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर एक बार डिवोर्स के टाइम पर मेहर की रकम दे दी जाती है तो उसके बाद पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती। या फिर आप कह सकते हैं कि भाई जैसे कि अगर पति पत्नी का डिवोर्स होते टाइम ही उसने क्या किया है, पति ने अपने पति को जैसे पेमेंट कर दिया, उसने 5-7 लाख रुपए इकट्ठा दे दिया है, तो वो पर्सनल लॉ के हिसाब से या फिर कस्टमरी के हिसाब से तो अब वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। अगर उसने एक बार ही मेंटेनेंस वगैरह के सभी पैसे दे चुका है तो उस चीज़ का सबूत दिखाने पे कोर्ट क्या कर सकती है, वो मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल कर सकती है जो उसने मेंटेनेंस अवार्ड की थी। और इसमें क्या आता है, इन केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड। और ये कब से होगा, पेड बिफोर सच ऑर्डर, जिस दिन का आपका ऑर्डर है उससे पहले ही क्या कर दी थी, बिफोर सच ऑर्डर, उससे पहले ही क्या दी जा चुकी है, ऑर्डर आने से पहले ही दे दी थी।
ऑर्डर आने से पहले, यानी कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर किया है उसके आने से पहले क्या दी जा चुकी है, मेंटेनेंस का जो वो अमाउंट था वो एक बार में ही 5-7 लाख रुपए, 3-4 जो भी है वो दिया जा चुका है, तो इस आधार पे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमेन। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसमें क्या है, इसमें बात की गई है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। इसमें बात होती है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि भाई फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, लेकिन उसने फरवरी के महीने की क्या किया है, मेंटेनेंस उसने 5 तारीख को या 6 तारीख को दे चुका है वो। तो अब जो कैंसिल होगी तो वो नेक्स्ट मंथ से होगी, जो उसकी एक्सपायरी टाइम होगा। तो फरवरी का मंथ जैसे 28 दिन का या फिर 29 दिन का होता है, तो जैसा भी है तो वो 28 दिन तक के, उस 28 दिन की एक्सपायरी डेट के बाद वो मेंटेनेंस ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ से मेंटेनेंस देनी नहीं पड़ेगी उसको। नेक्स्ट आता है क्लोज सी, द वुमन हैज़ obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintenance or interim maintenance as the case may be after her divorce, cancel the order from the date thereof। इसमें बात होती है, ये भी थोड़ा एक टेक्निकल है, इसमें बात होती है यदि आप मान लीजिए एक हस्बैंड है, वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है एक कंडीशन पे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक वाइफ है वो अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन पति क्या करता है, मना करता है कि भाई मैं तेरे को डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि तू क्या करेगी, डिवोर्स लेने के बाद तू मेरे पे मेंटेनेंस का केस डाल देगी और मेरे को तो फिर भी तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, इससे अच्छा तो मैं पहले ही तेरे साथ रह के ही दे दूंगा तेरे को। लेकिन वो क्या करती है कि भाई तू मेरे को डिवोर्स दे दे, मैं तेरे पर मेंटेनेंस का केस नहीं डालूंगी। अगर वो ऐसा कहती है और वो व्यक्ति क्या करता है इस आधार पे कि भाई वो मेरे पे मेंटेनेंस का केस नहीं करेगी, डिवोर्स दे देता है, तो इस आधार पे ऐसा नहीं है कि वो मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेंटेनेंस का राइट है वो आफ्टर द डिवोर्स फोर्स में आता है या फिर आफ्टर द डिवोर्स अराइज होता है। उससे पहले, डिवोर्स लेने से पहले तो उसका राइट ही नहीं था, डिवोर्स लेने से पहले उसकी वाइफ का राइट ही नहीं था, तो वो अपने राइट को सरेंडर कैसे कर सकती है। तो इस वजह से तो उसका जो ये जो कंडीशन है, अगर वो इस कंडीशन पे उसको डिवोर्स दे देती है तो ऐसा नहीं है कि पति उसका मेंटेनेंस देने से बच सकता है। हाँ, लेकिन एक क्या बात इसमें यूज हुआ है, शी हैड वॉलंटरली सरेंडेड, यानी कि उसने डिवोर्स लेने के बाद अपनी मर्जी से, डिवोर्स लेने के बाद अपनी मर्जी से अपने राइट को सरेंडर कर दिया है कि मैं अब तो अपने पति से मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं करूंगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट उसने या फिर ये बात उसने कब कही है, और इस चीज़ का प्रूफ होना भी मैंडेटरी है, डिवोर्स लेने के बाद कही है उसने। तो इस केस में क्या करेगा, वो मेंटेनेंस के लिए जो ऑर्डर है वो नहीं होगा या फिर वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट आता है, at the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said order। तो इसमें बात हुई है कि जिस टाइम पे अल्टरनेशन होगा तो उस टाइम पे एक चीज़ और मेजर की जाएगी, और वो मेजर क्या की जाएगी कि जिस टाइम डिवोर्स हुआ है, जिस टाइम पे डिवोर्स हुआ है या फिर उसके बाद मेंटेनेंस अवार्ड होने के बाद क्या किया गया है, अगर वाइफ क्या करती है कि अपना जो वो डोरी का सामान लेके आई थी, दहेज में जो सामान लेके आई थी वो भी लेके जा चुकी है वो अपना सारा का सारा, और साथ में क्या किया है वो मंथली अलाउंस भी ले रही थी, हर महीने दर वो पैसे ले रही थी, तो वो उसने पैसे ले चुकी है। तो उस चीज़ को टोटल करने के बाद ही कोर्ट देखेगी कि भाई इस हिसाब से इतना पैसा वो रिकवर कर चुकी है अपना, और इतना पैसा उसका बचता है या फिर इतने पैसे की उसको ज़रूरत भी है,
अब खुद को मेंटेन करने के लिए जब तक वो रीमैरिज नहीं करती है। तो वो सारे ग्राउंड्स देखेगी कोर्ट और उस चीज़ का, उस पैसे का सम करेगी। क्या करेगी? सम करेगी ऑफ विच हैज़ बीन पेड, जो कि पेड किया जा चुका है, जो पैसा दिया जा चुका है उसके सम करने के बाद ही कोर्ट जितना कोर्ट को सही लगेगा उतने पैसे के लिए अवार्ड करेगी। तो नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा इस चैप्टर का, जो कि लास्ट सेक्शन है हमारा, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अब यहाँ पे बात आती है, मान लीजिए एक पति है जिसके खिलाफ मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली गई थी और पत्नी एप्लीकेशन डालने के बाद वो केस जीत चुकी है और कोर्ट ने उसकी मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया। जैसे कि दिल्ली कोर्ट में थी तो दिल्ली में उसको दिल्ली की कोर्ट ने वो मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया। लेकिन अभी वो जो व्यक्ति है वो पैसे देने से बचने के लिए क्या किया, वो दिल्ली की बजाय मुंबई में, कलकत्ता में या फिर चंडीगढ़ में या कहीं और जाके बस चुका है। अगर लगा लीजिए वो मुंबई में बस गया तो ऐसा अब क्या वहाँ की कोर्ट ये करवा सकती है, एनफोर्स करवा सकती है? तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो जुरिडिक्शन बनता है वो पूरे के पूरे ऑल इंडिया के कोर्ट्स का बनता है। एक बार मेंटेनेंस एक जगह से अवार्ड हो चुकी है, एक कोर्ट से हो चुकी है, तो उसके बाद उसका पति चाहे पूरे इंडिया के अंदर जिस मर्जी कोर्ट में चला जाए या फिर जिस मर्जी कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर होगा, तो उस कोर्ट में जाकर वो पत्नी या उसका चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स उस मेंटेनेंस को पा सकते हैं। तो देखते हैं बेयर एक्ट के थ्रू, अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स एज द केस में बी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट ऑफ द पर्सन इन वोज फेवर इट इज मेड। यानी कहने का मतलब है जो एनफोर्समेंट है, जिस टाइम पे ये ऑर्डर होगा कि भाई मेंटेनेंस अवार्ड हो चुकी है, सबसे पहले उस ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी किसको, जिसके फेवर में, जिसको वो मेंटेनेंस मिलनी है, जिसके फेवर में हुई है, तो उसको एक कॉपी दी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी विदाउट। और ये शेल है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शेल। शेल का मतलब मैंडेटरी है, उसको कॉपी मिलेगी ही मिलेगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उससे पैसे लिए जाएंगे। और टू हिज गार्डन, अगर वो पत्नी नहीं है तो पत्नी के या फिर उसके पत्नी का भाई है या उसके माता पिता हैं तो वो भी ले सकते हैं, यानी उसके गार्डियंस है या फिर बच्चा है इलेजिटिमेट है उसके गार्डियंस है तो वो उनको मिल जाएगी वो कॉपी। इफ़ एनी और टू द पर्सन टू whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be is to paid and such order may be enforced by magistrate in any place। ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, such order may be enforced by magistrate of in place। ये जब वो व्यक्ति जहाँ पे भी जा चुका है तो वो ऑर्डर की कॉपी जाके उस जुरिस्डिक्शन की जो भी कोर्ट बनती है वहाँ पे जाके दिखाई जाएगी कि भाई ये व्यक्ति है, वहाँ से इसको मेंटेनेंस के लिए इसकी लाइबिलिटी थी, मेंटेनेंस कोर्ट ने अवार्ड कर दिया, लेकिन ये बचने के लिए यहाँ पे आ चुका है, तो इस वजह से ये मेंटेनेंस को एनफोर्स किया जाए। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, तो वो कोर्ट है, वो कोर्ट क्या कर देगी, उसको एनफोर्स करेगी। कोई भी मैजिस्ट्रेट, किसी भी क्लास का मैजिस्ट्रेट उसको एनफोर्स करवा सकता है एट एनी प्लेस। एनी प्लेस का मतलब है इंडिया के अंदर कहीं पे भी। वेयर द पर्सन अगेंस्ट वूम इट इज़ मेड, वी जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर है, सच मैजिस्ट्रेट बीइंग सेटिस्फाइड, और वो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होना चाहिए। और सेटिस्फाई कैसे होगा, वो जब आप ऑर्डर की कॉपी दिखाओगे उस मैजिस्ट्रेट को। एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज, और साथ में क्या शो करनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट को, आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी। भाई जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में जिन पार्टीज़ के नाम लिखे गए हैं वो पार्टीज हम ही हैं। जैसे कि आप ले सकते हो सोनू वर्सेस सविता है, तो ऑर्डर निकला हुआ है सोनू वर्सेस सविता के नाम से, तो उस लेडीज को सविता के तौर पे अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा कोर्ट के सामने। और जो सोनू है, सोनू के आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा कि भाई ये सोनू है इस नाम से और यहाँ पे ये रहता है आपकी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में। एंड द नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंस और एज द केस में बी एक्सपेंसेस, और
यहाँ पे विदाउट एक्सपेंसेस होगा, वो यहाँ पे आपसे कोई फ़ीस चार्ज, कोर्ट इस चीज़ के लिए एनफोर्समेंट के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेगी। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है मेंटेनेंस का। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। मैं एक बार इसका शॉर्ट नोट भी बना के एक वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको एक क्रक्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो डिटेल में मैंने आपको ये 2 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप दोनों के दोनों लेक्चर को देखोगे, सीरीज़ वाइज देखोगे, पहले फर्स्ट वाला लेक्चर और फिर सेकंड वाला, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए, CRPC के लेक्चर को या फिर लॉ से रिलेटेड और लेक्चर को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो। जय हिंद दोस्तों।